हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, आइए देखते हैं इसमें कि कहाँ पर क्या एरर है। और एक चीज़ और दोस्त, जो पिछली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था, वो उनका कहना बिल्कुल सही था। तो थोड़ा सा मिस्टेक एक जगह मुझसे हुई है, वो चीज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि वो सॉल्व करते टाइम कहीं मुझे लगता था कि शायद इधर उधर कुछ था। और जो इसमें एक्चुअल में जो एरर होना चाहिए ना दोस्त, मतलब जो सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले वाला वीडियो अगर आपने देखा है और ये वाला आप देख रहे हो, तो आप एक चीज ये समझ जाओगे कि इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें एक्चुअल में जो दोस्त सही होगा वो ए सही होगा और सी सही होगा। गलती से मुझसे ये हो गया था कि बी सही होगा और सी सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं भाई, ए और सी सही होगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि मैंने फिर जाके वो पैसेज पढ़ा, क्योंकि भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, आई एम ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें इधर उधर कभी कभार हो जाती है। वैसे कोशिश यही रहती है कि ना हो। यहाँ पर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो उसमें ये था कि अंगोला हैज़ बीन अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस डिपेंडेंस एंड ऑयल बाय इन्वेस्टिंग इन पीपल। कि जो अंगोला है देश, वो अपने लोगों में इन्वेस्ट कर रहा है, लोगों में इन्वेस्ट करके वो जो ऑयल पे उसकी डिपेंडेंसी है वो खत्म कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है, पैसेज में लिखा भी हुआ है। दूसरी चीज क्या कह रहा कहता है, ग्लोबल, ये क्यों सही नहीं है आइए इसको देखते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज मेक्स सोशल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ रिस्की एंड अनवाइज। देखिए एक चीज समझिए, इसमें कह रहा है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जो दुनिया की अस्थिरता है, मेक सोशल इन्वेस्टमेंट, जो सोशल इन्वेस्टमेंट करते हैं इन एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में, और हेल्थ रिस्की एंड अनवाइज, मतलब ये रिस्की और अनवाइज दोनों है। भाई यही तो असली बुद्धिमानी है। जब आप एजुकेशन में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस कहाँ से गलत हुआ? ये तो बिल्कुल, मतलब अगर ये आप इसको बोल रहे हो कि ये रिस्की है और बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा है, तब तो फिर वो सेंटेंस गलत है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र और स्वास्थ्य ये दोनों में इन्वेस्ट करना बुद्धिमानी होती है। तो इस वजह से सेंटेंस दोस्त ये गलत है। सही क्या है? हेल्थ केयर एंड एजुकेशन प्ले बोथ मोरल एंड इकोनॉमिक रोल्स इन नेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर दोस्त उस दिन वाला ऑप्शन गलत था, एक्चुअल में बी वाला सही होगा। एक जगह मैंने देखा सॉल्व करने के बाद, जो मुझे लगा था, बाद में जब भाई का कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा, मैंने वो चीज़ चेक करी और जगह क्रॉस चेक किया, वहाँ भी बी एंड सी था। लेकिन जब कायदे से एक दो बार पैसेज पढ़ा तो मुझे लगा यार, अगर मुझसे गलती हो सकती है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे हो सकती है। तो दोस्त अगर आप सही से पढ़ेंगे, यही देखिए मेन रीज़न क्या है, मैं आपसे क्या बताता हूँ। कोई भी टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट हो, मतलब जो आपको ऐसा लग रहा हो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जानकार टीचर है, वो भी गलत करता है। उस वो ह्यूमन एरर चीज़ें होती है, कभी कभार आप सोचते कुछ हो, हिट कुछ हो जाता है। तो इसी वजह से आप पैसेज पढ़ोगे, ये 19 नंबर पिछली वाली वीडियो में देखिएगा, 19 नंबर मैंने बताया हुआ है। तो एक्चुअल में ये है, आप जब पैसेज पढ़ोगे तो समझ जाओगे। आइए चलते हैं दोस्त आगे। यहाँ पर इसमें कह रहा है ग्लेरिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। दोस्त इसमें कह रहा है कि जो पैसेज में ग्लेरिंग वर्ड यूज हुआ है, ठीक है भाई, बार बार पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन पैसेज आप अब देखेंगे तो हो जाएगा। और एक भाई का कमेंट था कि अगर डेली प्रैक्टिस सेट हो जाए, कॉमन एरर। देखिए स्पॉटिंग एरर करवाना आप ऐसा समझो, जैसे एसएससी और बैंक दोनों में इंग्लिश आती है। एसएससी में आपका पैसेज जो होता है दोस्त वो हल्का होता है, बैंक के कंपैरिजन में एसएससी में पैसेज हल्का होता है, वहाँ स्पॉटिंग एरर ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपके बैंकिंग सेक्टर में जो स्पॉटिंग एरर होते हैं वो नंबर्स उनके कम होते हैं, करवाऊंगा वो भी मैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पैसेज खतरनाक होते हैं, पैराजंबल होते हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा, क्योंकि अगर सिर्फ स्पॉटिंग एरर करवाऊंगा भाई, ये चीज़ मैंने थोड़ा सोची, स्पॉटिंग एरर सिर्फ करवाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि आप ही का घाटा है, केवल एक चीज़ आप पढ़ पाओगे। तो जो एक दिन गैप करके आ रहा था, मैं कोशिश यही करूंगा भाई कि डेली आपको एक 10 क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर है, वो 10 क्वेश्चन तो आपको मिले ही मिले, जिनमें हम लोग फुल डिटेल में एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करें कि अच्छा क्या कैसे किन चीज़ों का है, तो वो आपको मिलेगा। बाकी ग्रामर भी आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखें, लेकिन क्वेश्चन तो डेली मिलेगा। देखिए प्रयास पूरा हर संभव यही है 99.9%,
0.1% नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ अगर इमरजेंसी हो तो अलग बात है। देखिए अब इसमें कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इसमें सिनोनिम ढूंढना है। ग्लेरिंग, देखिए ग्लेरिंग का मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली क्लियर, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा क्लियर है एकदम, आप ऐसे बोल सकते हो इट दैट कांट बी इग्नोर्ड, कि ऐसी चीज जो इतनी साफ है, इतनी सटीक है, इतनी ज्यादा तर्क है उसमें सही है कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लेरिंग। ठीक है, तो सिनोनिम जाहिर सी बात है दोस्त क्या हो जाएगा, ऑब्वियस, क्योंकि हिडन, सटल, डिसमिसिबल, मॉडरेट, ये सब इसका उल्टा है। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये तो ऑब्वियस सी वाली चीज है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल तार्किक, बिल्कुल सही चीज की बात हो रही है। तो ग्लेरिंग, अब इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए मॉडल पेपर करिए ना करिए, मैं आपसे नहीं कहूंगा, अगर ठीक ठाक लेवल मिले तो बिल्कुल करिए, लेकिन जैसे एक होता है ना कि दो चीजें क्या की जाए, मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है और जल्दी लेना है तो कृपा करके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट का एकदम धुआं उड़ा दीजिए, मतलब ये वाला हाल रहे एकदम बढ़िया। और जैसे इसमें वर्ड है ग्लेयर, इसका आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट वाले पे, इसमें क्या कह रहा है, स्टॉल। देखिए सिनोनिम पैसेज, अब देखिए जो स्टॉल का मतलब होता है वो आप कह सकते हैं, स्टॉल का दोस्त मतलब होता है टू स्लो डाउन, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी चीज को एकदम खड़ा कर देना। अब इसको आप ऐसे समझो, जैसे स्टॉल दुकान आप बोलते हो ना, वहां स्टॉल लगी होगी नहीं लगी होगी, तो जाहिर सी बात है कि किस ठहराव स्टॉल के लिए बोलते हैं, मतलब अगर कोई चीज तेज है थोड़ा सा तो उसको स्लो करना भी स्टॉल बोलते हैं, किसी चीज को एकदम धीरे 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 मतलब आ रही है फिर धीरे 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 लाके एक जगह रोक देना, जैसे आपकी साइकिल है, आप उसे पैडल मार रहे हो और जब पैडल मारना छोड़ते तो कुछ देर बाद क्या होता है, उसकी स्पीड ऐसे ग्रेजुअली धीरे होती है, धीरे होती है, धीरे होती है, स्लो डाउन होती है, फिर एक जगह आके रुक जाती है, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर पैसेज में उस दोस्त किसके लिए यूज किया गया है, आप देखो, डिले, प्रमोट, इनकरेज, फाइनलाइज, गारंटी। आप बताइए अगर स्टॉल का मतलब होता है किसी चीज को धीमा कर देना या फिर उस चीज को खड़ा कर देना, रोक देना, तो प्रमोट का मतलब भी बढ़ाना, इनकरेज का मतलब भी बढ़ाना, फाइनलाइज करना, गारंटी का मतलब तो जानते ही हो बिल्कुल। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त, यहाँ पर सही क्या निकलेगा, क्योंकि हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, सिनोनिम, तो यहाँ हो जाएगा डिले। ठीक है, अब पैसेज आप पिछली वीडियो देखिएगा, पैसेज में अब क्योंकि यहाँ पर जब ढूंढना शुरू करेंगे अभी भाई ना, तो आप यकीन मान लीजिए भाई कि वहां पर बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जैसे अब पिछली वाली वीडियो में पढ़ा रहे थे, ऐसे समझा रहे थे, कहाँ था, अभी कम से कम 5 मिनट ढूंढने में लग जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है, मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊं, इस वजह से भी, जैसे अगर मैं पर्सनली कभी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहा हूँ और मुझे इमोजी भेजना हुआ, तो भाई अब हो सकता है आप लोगों का भी कुछ ऐसा सीन हो, यार इमोजी नहीं मिलते भाई, मतलब ऐसे आप ढूंढोगे और इमोजी नहीं मिल पाएगा, सारा मैसेज आपने टाइप कर दिया, अब आप टाइप कर रहे हैं, लोगों को लगता है यार क्या बड़ा मैसेज लिख रहा है, फिर पता लगा लास्ट में कोई अजीबोगरीब इमोजी, अच्छा कुछ लोगों को तो मिल जाता है। तो इस सेम चीज यहाँ अभी मैं ढूंढूंगा भाई, बहुत देर लग जाएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो चलिए, इसमें कह रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन फिलर। अब फिलर का मतलब ये है कि जो भी मतलब वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स था उसके लिए सबसे सूटेबल, इसके लिए तो दोस्त हमें चलना पड़ेगा, ठीक है, वहां कुछ नहीं हो सकता। आइए चलते हैं फिलर में, कहाँ है भैया फिलर, आ जाओ। तो दोस्त ये है, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा, यहां देखिए, और ये देखिए जो सेंटेंस आपको समझाया था यहाँ है, अंगोला इन रिसेंट ईयर्स हैज मेड एफर्ट्स टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन ऑयल एक्सपोर्ट बाय एनहांसिंग ह्यूमन कैपिटल। तो दोस्त ये वही है, वो थोड़ी सी गड़बड़ा गया था मामला। तो देखिए यहां पर इस फिलर में क्या भरना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए सम रिसोर्स डिपेंडेंट नेशंस, के कुछ रिसोर्स जो डिपेंडेंट थे, आश्रित थे कुछ देश,
हैव टेकन स्टेप्स टू डाइवर्सिफाई करने के लिए, मतलब और रास्ते निकालने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं देयर इकोनॉमी बाय रेवेन्यू इनटू स्कूल्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन कि यहां पर होगा क्या। आ जाओ दोस्तों। हाँ, तो इसमें डाइवर्ट आपको क्या लगता है, एक पहले छोटा सा ऐसे आप समझ लो कि वो पॉज लीजिएगा, पॉज लेने के बाद फिर समझिएगा कि क्या लिखा है। ठीक है, देखो यहां पर होर्डिंग भी नहीं लगा सकते, डाइवर्टिंग। देखो होर्डिंग का मतलब होता है किसी खास चीज को अट्रैक्ट करने के लिए कोई चीज करते हैं वो। डाइवर्ट आप जानते हैं, एग्जॉस्ट का मतलब थका देना, और कंसीलिंग का भी सीन वही है। यहाँ जो सही होगा दोस्त वो चैनलिंग होगा। अब चैनलिंग क्या होगा, क्यों होगा वो समझिए। जब आप किसी एक खास चीज को, ध्यान से समझिएगा, जब आप किसी एक खास चीज को एक दिशा देते हैं उसके लिए हम चैनलिंग का यूज करते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई साइकिल चला रहे, ऐसे मान लो आप समझने के लिए, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हैं और आराम से ऐसे जा रहे हैं, और फिर आपने क्या किया, साइकिल को हल्की सी दिशा दे दी, ऐसे हैंडल अपना ऐसे मोड़ दिया, लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चैनलिंग। तो किसी चीज को एक दिशा दे देना, उसके लिए हम चैनलिंग का यूज करते हैं। और आप वहां देखो इकोनॉमी में क्या था, यहां पर मुझे फिर लेके आना पड़ेगा क्योंकि भाई यहां पर आप देखोगे तो यहां पर देखिए इसमें कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए कुछ रिसोर्स डिपेंडेंट जो देश हैं उन्होंने स्टेप्स लिए हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए अपनी इकोनॉमी को बाई चैनलिंग, मतलब दिशा देते हुए, किसमें, स्कूल्स की तरफ, ट्रेनिंग सेंटर्स की तरफ, हॉस्पिटल्स की तरफ और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स की तरफ। अभी समझ के दोस्त ना चैनलिंग क्यों सही होगा। देखिए सही होगा वो अलग बात है, वो तो कोई भी आंसर देख के हम समझ सकते हैं कि भाई सही होगा तो होगा, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है भाई क्यों होगा वो ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके क्वेश्चन होते हैं और कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साधन सारा उपलब्ध है, आप लोगों के लिए ही है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आप कमेंट सेक्शन में अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्त एक विशेष चीज ध्यान से ये चीज कर लीजिएगा, कोई हाय हेलो गुड मॉर्निंग कोई नहीं करना है, सीधा सीधा भाई एक चीज है, आपका प्रश्न फंसे आप क्वेश्चन भेजिए, जैसे मैं देखूंगा आंसर कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, जिससे हो जाएगा। बाकी और हालचाल मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो सब बढ़िया है और बढ़िया ही रहेगा आप लोगों की दुआ से, कोई दिक्कत है नहीं। तो बताइएगा जैसे होगा, अगर क्वेश्चन फंसेगा तो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों के लिए। चलिए अब इसमें ग्रिम का यूज हो रहा है पैसेज में। अब फिर वही है कि पैसेज ढूंढने जाएंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो चलिए ग्रिम का देखिए, जो ग्रिम का मतलब दोस्त होता है, ये होता है जिसको हम बोल सकते हैं डिप्रेसिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना डिप्रेसिंग, वैसे वाला कि कोई चीज डिस्गस्टिंग, डिप्रेसिंग, वैसे वाला। आप ऐसा मान लो कि कोई निगेटिव चीज है उसके लिए हम ग्रिम का यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। जैसे आप कोई चीज बोल रहे हो कि अगर किसी चीज के लिए ग्रिम वर्ड का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा उदास से संबंधित चीजें हैं। जैसे आप ऐसा समझो, कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं वो एकदम मनहूस टाइप के हैं, ऐसा मतलब वो बैठ जाएंगे, आपको लगे क्या ये आदमी है यार, ठीक है टेंशन सबके जीवन में है लेकिन इतना क्या ही जलवा चल रहा है। तो भाई ग्रिम ऐसे चीजों के लिए लगाते हैं हम, कोई ऐसी चीज है जो निगेटिव के लिए आ रही है, डिस्गस्टिंग के लिए आ रही है, एकदम मतलब डिफिकल्ट से समझ लो, मतलब कुल मिला के वो निगेटिव वाइब उसकी होनी चाहिए। आप वो समझाने का मतलब समझ पा रहे हो दोस्त ना क्या है। तो यहाँ पर हार्श होगा, ब्राइट होगा, या सीरियस होगा, ग्लूमी होगा, आप देख के बताइए। अब इसमें कह क्या रहा है वो भी ध्यान रखिएगा। एंटोनिम तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, ब्राइट, क्योंकि हार्श का मतलब भी वही है, सीरियस मतलब वही है, ग्लूमी मतलब भी वही है निगेटिव सेंस में, ब्लीक का मतलब भी निगेटिव ही होता है। तो यहाँ पर हम सही क्या होगा,
क्योंकि अगर ग्रिम का मतलब डिस्कस्टिंग या डिप्रेसिंग होता है दोस्त, तो जाहिर सी बात है ब्राइट का मतलब क्या हो जाएगा, चमकदार, बढ़िया। अगर हम किसी चीज के लिए, किसी इंसान के लिए ब्राइट लगाते हैं तो इसका मतलब उसके फ्यूचर के लिए तो मतलब अच्छा, उसके स्वभाव के लिए लगाते हैं तो इसका मतलब है वो बहुत बढ़िया बातचीत करने में है, उसके राइटिंग के लिए लगाते हैं तो अलग चीज निकलती है। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट वाला। इसमें कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक्स द मंक्स टीचिंग दो एंशियंट स्टिल रेलेवेंस टुडे एंड कंटिन्यू टू सीकर्स अक्रॉस द ग्लोब। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ कोई भी वास्ता नहीं है पैसेज से, ये अलग सेंटेंस है, इनका अपना अलग जलवा है भैया। देखिए इसमें कह रहा है मंक्स टीचिंग्स की, जो मंक होते हैं, मंक हम किसे बोलते हैं, जैसे बौद्ध भिक्षु को हम मंक बोलते हैं, ठीक है, साधु संत को भी हम मंक बोल सकते हैं। तो जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि जो मंक्स की टीचिंग है थ्रू इन दो इंसियंट स्टिल रेलेवेंस टुडे एंड कंटिन्यू। अब देखिए यहां पर एक ये है और दोस्त एक ये है। अब आपके पास ऑप्शन है रिटेन, इंस्पायर, अटेन, इन्फ्यूज, डिटेन, रिवाइव और रिक्लेम, कंसोल और प्रिजर्व, इनलाइटन। देखिए अब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन आपको भरना है कि जो पहला वाला हो इन चारों पांचों में से, वो इसमें सही हो जाए, और जो दूसरा वाला हो वो इसमें सटीक बैठ जाए। अब सेंटेंस के हिसाब से जो सही ऑप्शन है वो ए वाला है, क्योंकि रिटेन का मतलब दोस्त ये है किसी चीज को बरकरार रखना, समझ रहे हो। रिटेन का दोस्त मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना। तो देखिए जो मंक्स की टीचिंग है दो एंशियंट, मतलब भले ही बहुत ज्यादा पुरानी है, स्टिल रिटेन रेलेवेंस मतलब अब भी वो रेलेवेंस बनाती हैं, बनाए रखी है, तर्क बनाए रखी है, टुडे आज भी, एंड कंटिन्यू टू इंस्पायर और वो जारी रखती हैं इंस्पायर करने के लिए, सीकर्स मतलब क्या होगा कि जो खोजबीन करते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अक्रॉस द ग्लोब मतलब पूरे संसार में। अब यहां पर देखिए एक चीज, इंस्पायर जो दोस्त वर्ड है, इंस्पायर एक वर्ब है, ठीक। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, टू के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे हम कहें आई वॉन्ट टू मीट यू, कहीं भी आप देखेंगे जैसे टू आ गया और फिर मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो टू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाकर एरर एग्जामिनर बनाता है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन जब हम लोग जीरंड पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जो कि मैं बता भी चुका हूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ टू लगने के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, समझ गए दोस्त। जनरली तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इतना याद रखिएगा। बाकी तो वो अब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो फिलहाल आर्टिकल चल रहा है, आइए देखते हैं। द आर्मी कमांडर्स डिसीजन वॉज मेड विदाउट फुल इंफॉर्मेशन एंड इट द इंटायर मिशन। अब दोस्त आप बताइए इसमें कौन सा लग सकता है आपके हिसाब से। कि देखिए पहले सबसे सेंटेंस पढ़िए, उसका थोड़ा सा अपना एक मीनिंग निकालने को समझिए। जैसे मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद फिर देखिए कि क्या कैसे चल रहा है। तो आई होप आप अपने हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी होगा कुछ अपने दिमाग में बैठा चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो सही वाला होगा वो हो जाएगा दोस्त पहला, यहां पर हम भर देंगे एब्रप्ट, और एब्रप्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज दोस्त जो थोड़ी सी बेतुकी हो और अचानक से हुई हो। जैसे ऐसे समझो, मतलब कोई एब्रप्ट का हम यूज करते हैं कोई चीज जो सडन हो जाए, मतलब वो अजब गजब हो, बेतुकी हो लेकिन अचानक से हो जाए, उसके लिए हम एब्रप्ट लगाते हैं, ठीक है। कि जो आर्मी कमांडर का डिसीजन था वॉज एब्रप्ट, वो बिल्कुल सडन था, बिल्कुल क्विक था। मेड विदाउट फुल इंफॉर्मेशन, और वो बिना पूरी इंफॉर्मेशन के बनाया गया था। एंड इट जियो पैराडाइज, देखिए जियो पैराडाइज का मतलब दोस्त होता है किसी चीज को बेकार कर देना, बर्बाद कर देना, मिटा देना, ठीक है दोस्त, मतलब खतरे में डाल देना, और ऐसे बहुत सारी चीजें बोल सकते हो, कुल मिला के उसका सत्यानाश कर देना, ठीक है। तो जैसे कोई भी चीज है
अब जियो पैराडाइज का जो सबसे बेहतर मतलब निकल सकता है, जो सबसे बढ़िया, वो ये होता है कि किसी चीज को जब आप उसको रिस्क पे डाल दो, ठीक है, कि जैसे मान लो आप मैच खेलने गए हो और एक भाई साहब हैं जो भयंकर कहते हैं हम ये मार देते हैं वो मार देते हैं, तगड़ा छक्का मारते हैं, बॉलिंग एकदम भयंकर करते हैं, मार देंगे, विकेट उखड़ जाएगा, और दौड़ा के 300 मीटर दूर दौड़ा कैच पकड़ लेते, मतलब खूब तगड़ा तगड़ा। और जब भैया उतरे, एक ओवर में केवल 3 रन चाहिए था और वो 3 गेंद खेल गए, चौथे पे आउट हो गए। अब ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में जियो पैराडाइज हो गया मैच। अब समझो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब वो 2 गेंद, अब मैच क्या हो गया, एकदम डेंजर में आ गया, खतरे में आ गया, लगा है 10-10 हज़ार रुपए। अब जब मानना ही है यार तो 100-500 क्यों माने, अब सीधा 10 हज़ार माने, 1 लाख मान लो, भोपाल बनेगा, 1-1 लाख का मैच खेलते हैं। अब 2 गेंद में आपको 3 रन चाहिए, कोई आया जीत गया अलग बात है, लेकिन एकदम ऐसे समझो कि वहां पर बहुत ज्यादा उस चीज को खतरे में डाल दिया गया था। आइए आगे चलते हैं, आई होप दोस्त आप समझ पा रहे हो। Select the most appropriate option to fill in the blanks. The writer's latest novel is a of realism and fantasy carefully to challenge the reader's perception. अब इसमें कह रहा है जो राइटर का लेटेस्ट नॉवेल है इज अ रियलिज्म, मतलब वो रियलिज्म का मतलब होता है कि आप वास्तविकता वाली चीजों से संबंधित, एंड फैंटेसी केयरफुली टू चैलेंज द रीडर्स परसेप्शन। अब दोस्त इसका जो कहने का मतलब है मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जो राइटर का जो लेटेस्ट नॉवेल है वो वास्तविकता से और फैंटेसी से रिलेटेड है, और मतलब ये जो लिखा नहीं है उसको मैं थोड़ा सा जोड़ के बता रहा हूँ, अभी ऑप्शन हटा देते हैं, अभी बस कहना क्या चाह रहा है उसकी बात करते हैं। और ये चैलेंज करने के लिए जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके परसेप्शन को। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होगा, पैराडॉक्स, हिंडर्ड, पोर्ट्रेयल, कंपोज्ड, ब्लेंड, क्राफ्ट, ड्रीम या इलस्ट्रेटेड, मर्जर या डिक्टेटेड। 1 मिनट के लिए दोस्त, 1 सेकंड के लिए मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीन से पॉज करिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर भाई कौन सी चीज सही है या नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ सही कौन सा होगा, अगर ये वास्तविकवाद या वास्तविकता से संबंधित और फैंटेसी 2 चीजें हैं, तो दोस्त यहाँ जो राइटर की लेटेस्ट नॉवेल है वो मिक्सचर है किस चीज का, रियलिज्म का और फैंटेसी का। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मिलाना, ठीक है। तो द राइटर्स लेटेस्ट नॉवेल इज अ ब्लेंड ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी केयरफुली क्राफ्टेड। क्राफ्ट का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, लेकिन दोस्त ध्यान रखना क्राफ्ट का हम यूज करते हैं, जैसे एक हिंदी में वर्ड होता है गढ़ना, तो गढ़ना हम वहां लगाते हैं जहां पर हम चीजों को अपने हिसाब से लिखते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, उसके लिए भी हम क्राफ्ट का यूज करते हैं। जैसे लकड़ी की कोई चीज अगर बनाई जा रही है तो उसे भी हम क्राफ्ट करना बोलेंगे, क्योंकि आप उसे अपने हिसाब से आकार दे रहे हो, अपने हिसाब से बना रहे हो। इसी वजह से दोस्त यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन होगा। आइए देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आप यकीन मानो जो बैंक में इंग्लिश से आप लोग घबराते हैं, सेक्शनल कट ऑफ बैंक में इंग्लिश कितनी कम जाती है, उसका जानते हो दोस्त रीजन क्या है, आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स और पैसेज बहुत दे देता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग, कहाँ गया भैया, हाँ, हम लोग उस चीज को देख के घबरा जाते हैं कि यार ऐसा तो नहीं, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। लेकिन आप यकीन मानो दोस्त, मैंने पर्सनली एग्जाम दिए हैं बैंकिंग के अपने कॉम्पिटिटिव डेज में, वो अलग की बात है कि लैक ऑफ गाइडेंस है, जो भी कह लो। इसी वजह से मैं सोचता हूँ जहाँ जहाँ मैं फेल हुआ हूँ आप ना फेल हो, 1-2 साल में लेके जॉब किनारे हो जाओ। और दोस्त यकीन मान लो, 2 साल मतलब मैक्सिमम है, मोर देन इनफ है आपको बैंक की जॉब के लिए। आप यकीन मान लो, मतलब ये हवा में बात नहीं हो रही, आजमाई हुई चीज़ है। जैसे जब महिंद्रा में मैं पढ़ाता था या और भी कोचिंग जब उससे पहले मैं पढ़ाता था, वहाँ हम लोगों का टारगेट ही ऐसे होता था, हम लोग पढ़ाते थे, कोर्स कंप्लीट किया, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस बैच चला देते थे कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं, एक टेस्ट करवाते थे, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उसमें से बढ़िया बढ़िया छाट के एक बैच स्टार्ट हो गया, फिर उनके ऊपर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट और एग्जाम से रिलेटेड, भाई जो मज़ा आता था कि आप सोच नहीं सकते हो, तब बढ़िया बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। उसका रीज़न, और कभी भी मॉक टेस्ट पर्सनली जब क्वेश्चन मुझे मॉक टेस्ट के अगर मिलते तो कभी जल्दी मैंने करवाया नहीं, जब तक मुझे लगता था कि यार इसका लेवल बढ़िया नहीं है,
अदरवाइज सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। भाई जो अच्छा रिजल्ट आता है कि आप जब करके देखोगे आप समझोगे कि हाँ ऐसा, मैं ये बार बार क्यों एम्फेसाइज इतना ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने जो कम्पिटेटिव डेज थे उसमें ये चीज़ जानने में मुझे बहुत टाइम लग गया कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट एक्चुअल में वो आप कह सकते हो ना कि वो कुंजी है, जैसे होता है ना सफलता कुंजी। जैसे अब रूल पढ़ लिया आपने, ऐसा समझो। अब रूल रटने से एग्जाम तो क्रैक होगा नहीं, रूल आपने जो पढ़ लिया उस रूल को एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है यही हमें सिखाता है प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस से। और जब जो एग्जाम देने आप जा रहे हो, जब उसी के पीछे पूछे गए सवाल आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है, और इस चीज से रिलेटेड आपको फायदा बहुत मिलने वाला है। तो आइए भाई, इसमें क्या है, द एनवायरमेंटल रिपोर्ट दैट द रीजन विल फेस सीवियर ड्रॉट अनलेस अर्जेंट स्टेप्स आर। अब देखिए इसमें कह रहा है जो एनवायरमेंटल रिपोर्ट है तो ये बताती हैं कि रीजन फेस करेगा सीवियर ड्रॉट, बहुत बुरा सूखा, और अगर स्टेप्स नहीं लिए गए तो अब कौन से, फिल इन द ब्लैंक से। देखिए भाई, एक सेकंड का पॉज लीजिए, चारों पांचों ऑप्शन में से दिमाग लगाइए, जो आपको सही लगे वो करिए। वैसे ये बहुत टफ नहीं है, क्योंकि देखिए जो एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर विल की बात की गई है। विल फेस मतलब फेस करेगा। जब फ्यूचर की कोई बात की जाती है कि ऐसा होगा तो एक तरीके से हम उसे भविष्यवाणी लेके चलते हैं, फोरसी। ठीक है, फोर का मैंने आपको बताया हुआ कि फोर कहीं भी लगता है तो उसका मतलब होता है बिफोर, पहले। जैसे हेड के पहले वाला हिस्सा फोर हेड, आपके आर्म के पहले वाला हिस्सा फोर आर। ठीक है, तो ऐसे जैसे भविष्यवाणी फोरकास्ट, फोर सी, कहीं भी लगे तो आप ऐसे समझ लो FORE ये वाला। तो ये हो गया। टेकन का मतलब लेना, तो जाहिर सी बात है भाई, ऐसे वॉइस बनाया हुआ है। द एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स foresees, report foresees that the region will face severe drought unless urgent steps are taken। ठीक है दोस्त, चलिए भाई, इसमें ये वाला सही है, आगे देखते हैं। In the following question, a sentence is divided into few parts. रीअरेंज वही है भैया, ABCDPQRS, जो भी आप बोल लो। अब आप देखिए ये तो बहुत छोटा सा है, तो इसमें आप एक सेकंड का पॉज लीजिए, और पॉज लेने के बाद फिर देखिए कि कौन सा सेंटेंस छोटा है। तो कोशिश यही करिएगा कि आपको 10 सेकंड के अंदर चीजें बिल्कुल पता लग जाएं। देखो ऐसे समझो, आइए अब देखते हैं। टेंस जब आपको पढ़ाऊंगा तो कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगा। ये है, देखिए कोई भी, और जो जनरली हम टेंस को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत खतरनाक है भाई, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप बढ़िया इंग्लिश बोलना चाहते हो, हाइयर इंग्लिश, ये गधों वाली इंग्लिश नहीं, कहीं भी उठा के कुछ भी लगा दिया। जैसे आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में शैल का नामो निशान मिट गया भाई, विल विल हर जगह विल, इतनी खतरनाक, मतलब इच्छा शक्ति इनकी हुई पड़ी है, उठा के विल लगा दे रहा है कुछ भी। लेकिन जब आप हाइयर इंग्लिश बोलोगे तो हाइयर इंग्लिश का मतलब हो गया कि जहां पर आपको दिमाग में चल जाएगा, अच्छा IJMR में से क्या, हैव बीन हैज बीन में से क्या लगेगा, यहाँ सिंस लगेगा, फॉर लगेगा। और जो ये चीज़ आप सुन रहे हो ना, जब ये बोलने आप लगोगे तो धीरे धीरे सामने वाले को लगेगा कि यार ये बढ़िया बोल रहा है। तो जो आप हायर एजुकेशन वालों को देखोगे, खास करके जो पढ़ लिख के गए होते हैं, गया मैं, जैसे आप ND CDS इन लोगों के देखो, मैं तो कई लोगों से मिला हूँ जो भाई बोलते हैं आपका दिल खुश हो जाएगा, इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, और वो ऐसे बस उटपटांग वाली नहीं बोलते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट पहले आएगा, और ये किसी भी सेंटेंस में, कहीं भी दुनिया, कहीं भी सेंटेंस अगर बना हुआ है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे चलती हैं चीजें आगे पीछे होकर, इंटरोगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव में। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ नॉट या कहीं भी ऐसा कुछ है नहीं, तो ये सिंपल है। अब सब्जेक्ट हमें कहाँ मिला, फॉर स्टूडेंट, ये भी हो सकता है। फिर अनाउंस नहीं, ये वर्ब है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे फिर बता दूं, यहां पर बी है, डी है, डी है, बी है, इसका मतलब है जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी बी या डी से होगी। अब देखिए
अगर 2 बार बी आया है 2 बार डी आया है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब तो भाई 50% यहाँ से चांस है, 50% यहाँ से चांस है। आओ भैया देखें अब क्या है। अब देखो कितना बढ़िया कंफ्यूज्ड किया है यार, बी के बाद इधर भी ए लगा दिया है और डी के बाद इधर भी ए लगा दिया है, डी के बाद इधर भी सी, डी के बाद मतलब बी ए बी सी, डी ए डी सी दोनों फॉर्मेट कर दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसका सबसे बढ़िया सिंपल सा तरीका दोस्त क्या है कि द स्कूल प्रिंसिपल, बी और डी के अलावा बुद्धि ही नहीं लगानी, क्या डी से शुरू हो पाएगा? आप अगर देखो द स्टूडेंट डिसिप्लिन, ये दोस्त गड़बड़ा जाएगा, नहीं मजा आएगा। डी वाले को देखते हैं, द स्कूल प्रिंसिपल, ये तो सब्जेक्ट की तरह है, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर दोस्त एक चीज समझो, अगर यहां पर सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में से कोई एक चीज आई होगी। अब जैसे आप देखो पास्ट इंडेफिनिट के, सॉरी प्रेजेंट और पास्ट, इन दोनों के इंडेफिनिट में दोस्त पॉजिटिव कहीं भी अगर होता है तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करके प्रेजेंट में हम वर्ब के साथ एस लगा देते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता, ही गोज टू स्कूल। देखो यहां पर डू डज कुछ नहीं आया, सिंपल है, ठीक है। जैसे और लिख के बता देते हैं यार, जैसे ही गोज टू स्कूल। अब आप यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, वह स्कूल गया। अब आप क्या करते हो, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म ही वेंट टू स्कूल। तो दोस्त यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। तो आप अगर देखोगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और अगर आप इस ऑप्शन में देखोगे, देखिए समझाने में इतना टाइम लग रहा है, जब आपके दिमाग में रूल चलेगा, जैसे मुझे दिख गया तुरंत ना कि कैसे करना है, वैसे आप भी तुरंत समझ जाओगे 2-4 सेकंड के अंदर। ये हो गया। फिर उसके बाद दोस्त यहां पर सेकंड वाला ये आ जाएगा, द स्कूल प्रिंसिपल अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी फॉर इंप्रूविंग स्टूडेंट डिसिप्लिन। तो ये हो जाएगा थर्ड वाला, डी सी ए और बी। अब आप समझो, जब प्रैक्टिस में आप डेली ले आओगे ना, ये सब चीजें हवा हवा ही कुछ नहीं होता, आराम से चीजें चल जाती हैं, निश्चिंत रहो चीजों के लिए। आइए भैया फिर वही सेम चीज है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स, रीअरेंज। वही सेम चीज है दोस्त। अब आप खुद देख लो, जैसे अभी एक किया ना, अब दूसरा अपने हिसाब से आप देखो कि क्या हो सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। अब एक चीज समझो दोस्त, यहां पर 2 ऑप्शन ए से शुरू हो रहा है, तो जब 2 हो रहा है तो ज्यादातर जो सही होते हैं उसी में झोल झाल करते हैं। तो हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, मेरी लाइनों को इधर उधर घुमाइएगा मत, हो सकता है ए वाला सही हो, इसके चांसेस 50% है। अब 50% में क्या होता है दोस्त, दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाता है और अक्सर सही होता है। 10 में से 7 बार अगर ये वाला काम कर रहा है, तो ये चीज दिमाग में रख के चला करिए, इसी चीज को मान के नहीं चलना है। पहली चीज तो ये ध्यान से समझिए, ठीक है दोस्त। बस ये मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि 10 में से 7 बार ऐसी चीजें होती हैं, और ये कोई ट्रिक नहीं है, बस आप सॉल्व करोगे तो आपको भी पता लगेगा। लेकिन फिर तो कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले आपको सेंटेंस अगर बना है तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कहाँ है, लेवल्स ऑन रिड्यूसिंग, आपको क्या लगता है, द न्यू लॉ, फिर अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा? देखिए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब होगी, और फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है दोस्त। अब देखो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, द न्यू लॉ, हैड, फिर उसके बाद सी हो गया। अब सी के बाद आपको क्या लगता है, अब देखिए यहां पर जब सी की बात करेंगे तो ना ये आया ना ये आया ना ये आया, डायरेक्ट ये वाला हो गया, क्योंकि यही वर्ब की तरह काम कर रहा है भाई। अब ये वाला मान के अगर आप हमेशा के लिए चलते तब तो आप गलत कर देते। तो सी के बाद डी आया है, आइए देखते हैं। जैसे एक ही ऑप्शन सी वाला है ही, अगर सी के 2 ऑप्शन होते तब तो आप कंफ्यूज होते। इसमें सेट कर सकते हैं, द न्यू लॉ हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन लेवल्स इन द सिटी। बिल्कुल सही, सीधी सी बात है, इसमें आप
क्या ही दर दर आपको घुमाए। चलिए भाई, आज के लिए इतना रखते हैं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में जब आप अपने आइडियाज़ लिखते हैं तो अच्छा लगता है। उसमें से अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने जो कहा, एक भाई ने कहा कि डेली क्वेश्चन, तो उसकी भी पूरा प्रयास होगा। एक भाई ने अपने कुछ एरर बताया जो कि एक्चुअल में गलत था, और अगर आप उसमें लिखते ना तो हो सकता है दोबारा मैं उस चीज़ को क्रॉस चेक भी ना कर पाता। तो देखिए, आप जो बोलते हैं कोशिश यही रहती है कोई चीज़ें की जाए, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कुछ भी कमी रह जाती है या क्या कैसी चीज़ें रही हैं। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। थैंक यू।